हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ जाओ। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें आज से स्टार्ट हो जाएगा इसके फोर्सेस के बारे में, इक्विलिब्रियम है ना, सारी चीजें हम आज से एफबीडी वगैरह बनाना सारी चीजें देखेंगे। और इसमें मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जो कि आपको विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सिखाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले आ जाते हैं। सबसे पहले हम जो अभी इससे पहले बेसिक बेसिक थ्योरम थी जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो आज मैकेनिक्स के अंदर जो कॉमन फोर्सेस होते हैं, जैसे लाइक आपने ये फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ा होगा, चारों फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, स्टार्टिंग में यूनिट डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा, है ना। लाइक ग्रेविटेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, ये फोर्सेज आपके फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। जो सबसे वीकेस्ट जिसमें होता है जो ग्रेविटेशन होता है ना। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है और हमारे सामने पीसी है, तो उन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन इतना वीकेस्ट है कि ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब खींच नहीं पा रहा है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका ग्रेविटेशन होता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ध्यान रखना। मतलब ये 1 है ना, तो ये 10⁻³ -39 टाइम्स से, ध्यान रखना, इसका मतलब इतना वीकर है। ठीक है, और इनकी रेंज बोले तो हम ध्यान रखना, यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट में होंगे उनके बीच में भी लग रहा होगा, मतलब इनकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, बट इनकी रेंज बहुत शॉर्टर रेंज होती है, 10⁻15 होती है। ठीक है, वीक न्यूक्लियर और ये दोनों के दोनों इसके बीच में आते हैं। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कहाँ लग रहा होता है, लाइक न्यूक्लियस हेवी एलिमेंट्स पार्टिकल्स के बीच में, इनके बीच में लग रहा होता है। और ये ग्रेविटेशन कहाँ पे लग रहा होता है, वो सभी के बीच में लग रहा होता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स कुछ चीजें थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप पूरी 12th पढ़ते ही हो, लाइक चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है ना। और वीक न्यूक्लियर लाइक इनके छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइक इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, इन सभी के लिए, इनके सभी के बीच में लग रहा होता है। ओके, चलो अब ये तो फंडामेंटल्स थे आपके, ठीक है, जो लग रहे हैं यूनिवर्स में, कहीं ना कहीं लग रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद में कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। तो ये जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है, इन्हीं फोर्सेस के बारे में हम देखने वाले हैं। मैकेनिक्स में आपके पास ये जो चारों फोर्स हैं, चारों पांचों फोर्स है, इन्हीं के बारे में देखेंगे। देखो, वेट के बारे में जानेंगे। एक तो वेट के बारे में जानेंगे, वेट की वेट क्या है एक्चुअल में, लाइक तुम पढ़ते हो ना F=mg, वो वेट, उसके बारे में जानेंगे। टेंशन के बारे में जानेंगे, लाइक स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है, ठीक है, जो ढीली पड़ते ही रस्सी, स्ट्रिंग आपकी ढीली होती ही क्या होता है, जीरो हो जाता है, और टाइट रहती है तो कुछ टेंशन आता है, उसकी भी उधर इधर डायरेक्शन, वो सारी चीजें देखेंगे। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, इसके बारे में जानेंगे हम। एक होता है स्प्रिंग फोर्स, और एक होता है फ्रिक्शन। इन्हीं फोर्सेस के बारे में आपको डिटेल समझना है इसमें। ठीक, समझ गए? तो इन पांचों फोर्स के बारे में आपको पता होगा, तो आप मैकेनिक्स के कोई से भी क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले वेट के बारे में जानते हैं। वेट क्या होता है, फिर टेंशन पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल रिएक्शन, फिर स्प्रिंग, और फिर फ्रिक्शन लास्ट। चलिए, तो आओ, वेट क्या होता है बताओ, थोड़ा सा जाने, वेट क्या होता है। लाइक धरती पे आपका कितना वजन है, धरती पे आप बोझ हो एक तरह से, यदि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो। बोलते हैं ना घर वाले कि आप तो घर धरती पे बोझ हो, तो वो सही बात है, इसका मतलब वो आपका mg के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, चलो, तो वेट ध्यान रखना, वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, जो पुलिंग फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को वेट बोलेंगे। थोड़ा बहुत मैं बता दूं आपको, याद करो, F=g m1m2/r²। याद आया कुछ? 9th क्लास में ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ के आए होंगे तुम। क्या होता था F=, ये थोड़ा सा लिख ही देता हूं, बाकी तो हम ग्रेविटेशन में देखेंगे। F=gm_m/r²। तो ये जो r होता है वो अर्थ की रेडियस होती है। अब अर्थ की जो रेडियस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 6400 किलोमीटर के आसपास होती है। और मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, लगभग 10 मीटर है, तो 10 मीटर के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है।
आर, है ना। तो यहाँ पे हम आर को लगभग आर प्लस एक्स नहीं लिखते हैं, मान लो एक्स आपका 10 मीटर है तो आर प्लस एक्स को अप्रोक्स आर ही लिख देते हैं। तो ये डिवाइड में जब आर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर ही लिख देते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा नंबर है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आर लिख दिया, तो ये ग्रेविटेशन मतलब अर्थ के ऊपर कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट है ना आपका, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना फोर्स लग रहा होता है, ध्यान रखना। ये इतना फोर्स एक्चुअल में तो ये इतना होना चाहिए था, एफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से थोड़ा ऊपर भी है 10-20 मीटर, तो ये तो आर हो गई आपकी और ये एक्स हो गई, तो आर प्लस एक्स दोनों का समीशन होना चाहिए था यहाँ पे। बट मैं बोल रहा हूं कि जो आपका एक्स है वो बहुत छोटा नंबर है, तो आप लगभग इसको आर स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो और अब आपको ये पता होगा, थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़े होंगे आपने, भाई इस जी एम अपॉन आर स्क्वायर को जी बोलते हैं, पता हो तो तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम जी, स्मॉल जी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और ये उस बॉडी का मास है, तो बॉडी का मास मल्टीप्लाई जी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो ये इतना फोर्स लग रहा होता है किसी भी बॉडी पर उसको पुल करने के लिए, मतलब आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो अर्थ जो खींच रही है, जिस फोर्स से खींच रही है, मतलब इधर फोर्स लग रहा होगा एक mg, जैसे ये दिखा रहा है ना यहाँ पे डायग्राम में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेविटेशन आ जाता है, तो मैंने थोड़ा बहुत उसको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप याद करो कि जो mg है उसको ही ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, और वही आपका वेट है, ध्यान रखना, mg, ठीक है, समझ गए। और ये कॉन्सेप्ट हम ग्रेविटेशन में वापस पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मैंने 9th क्लास का याद दिलाया आपको, वहां पे भी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ के आते हैं इसलिए। तो अर्थ को, अर्थ की तरफ या फिर अर्थ अपनी तरफ जो जिस वेट से खींच रही है, ठीक है, तो वो mg लगाते हैं। अब न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ से हम ये भी समझ सकते हैं कि मान लो ये अर्थ इसको mg फोर्स से खींच रही है, तो इसका मतलब ये भी तो है कि ये हम अभी उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ को mg फोर्स से खींच रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो है ना। तो ध्यान रखना, अर्थ के ऊपर ये mg फोर्स लगा, फोर्स से खींच रही होती है अर्थ, तो अर्थ को भी ये mg फोर्स से ही ये ऑब्जेक्ट खींच रहा होता है, समझ गए, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होता है उतना ही, ठीक है। तो इतना ही फोर्स ध्यान रखना ऑब्जेक्ट लगा रहा होता है। ये mg फोर्स किस पे, ऑन द बॉडी बाय द अर्थ, और ये mg फोर्स ऑन द बॉडी बाय द अर्थ। ये अब इसकी डायरेक्शन ऐसे ही दिखाओगे, ध्यान रखना, ओके। चलो, तो वेट समझ गए, सिंपल वेट, सिंपल वेट mg, याद रखना, ओके। चलो अब देखते हैं सेकंड फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन, इसके बारे में और जानेंगे अभी। एक तो ये चीज याद रखना आप कि जो नॉर्मल फोर्स होता है ना आपका, वो ध्यान रखना कांटेक्ट फोर्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्या है वो, कांटेक्ट फोर्स, ओके। और दूसरा बात ये ध्यान रखना, कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, जो कांटेक्ट दो सरफेसेस के बीच में लग रहे होते हैं, ध्यान रखना, ओके। चलो, तो दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है, तो ना यहाँ पे नॉर्मल, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है। लाइक ये जो सरफेस दिख रही है आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे दोनों, मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एकदम सरफेस पे, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे ये जो ब्लॉक है कितना फोर्स लगा रहा है, और ये जो सरफेस है इस पे कितना फोर्स लगा रही है, ये होते हैं इसके नॉर्मल, ध्यान रखना। और नॉर्मल फोर्स हमेशा, अभी और भी डेफिनेशन समझेंगे इसका, यहाँ पे तो सिंपल डेफिनेशन ही दिया है, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा, कि ये हमेशा जहां पे कांटेक्ट होता है, सरफेस कांटेक्ट, उसके परपेंडिकुलर जा रहा होता है, क्योंकि हमें पता है जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। लाइक मैं यहाँ पे एक ऐसा एरिया दिखाऊं, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ये इसकी डायरेक्शन है, ध्यान रखना एरिया की, ये एरिया है ना आपका, तो इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, आउट, ठीक है। तो ये जो आपका सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर आपकी डायरेक्शन में इसकी एरिया की डायरेक्शन है, मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन, जो कांटेक्ट फोर्स होगा ना आपका नॉर्मल फोर्स,
नॉर्मल फोर्स वही परपेंडिकुलर पे फोर्स, मतलब उस एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, या फिर हम ऐसे बोले कि एरिया की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, और किसकी, दोनों सरफेस की वजह से। ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, दोनों जहां पे भी सरफेस टच होगी ना वहां पे नॉर्मल फोर्स आएगा। ठीक है, लाइक मैं ऐसे बोल दूं कि एक दीवार है यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा कोई ब्लॉक है, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये वाली सरफेस भी आपकी क्या है, कांटेक्ट में है। तो देखो यहाँ पे ये वाली सरफेस भी कांटेक्ट में है, और इधर वाली जो सरफेस थी ना, ये भी तो कांटेक्ट में है ना दीवार के, तो एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा, समझ गए। तो दो फोर्स आ रहे होंगे, वो नॉर्मल फोर्स होता है, बाकी वो डिटेल में भी जानते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के बारे में इतना सा ध्यान रखो कि ये कांटेक्ट फोर्स है और दो सरफेस के बीच में लगता है। फिर आता है टेंशन। टेंशन हमेशा ध्यान रखना, इसके बारे में तुम ये समझ सकते हो कि ये हमेशा क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा याद रखना ये पुलिंग फोर्स होता है। ठीक है, पुलिंग फोर्स एक्सर्ट ऑन द बॉडी बाय द रोप और स्ट्रिंग। ठीक है, तभी टेंशन आएगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपका, और ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, मान लो एम ऑब्जेक्ट है, उसको रस्सी से बांध दिया हमने, स्ट्रिंग से बांध दिया, तो आप ये ध्यान रखना कि इसके अंदर, पूरी रस्सी के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन ऐसा आएगा, एक पुलिंग फोर्स लग रहा होगा। पुलिंग फोर्स लग रहा होगा, और ये भी ध्यान रखना हमेशा पुलिंग फोर्स जहां पे भी, जिस भी कॉन्टेक्ट, जहां पे भी कॉन्टेक्ट होता है, मान लो यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पे हमेशा पुलिंग फोर्स ऐसा लग रहा होगा, मतलब इस ब्लॉक पे कैसा लग रहा होगा, ऊपर की तरफ ऐसे बनाए ना हम ब्लॉक, तो इस ब्लॉक का जो कांटेक्ट पॉइंट है ये है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे हमेशा पुल करता हुआ दिखाई देंगे हम ऐसे, ध्यान रखना। ठीक है, और इस पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी, इसकी भी हम बनाए इस पॉइंट के लिए भी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी ऐसा हम दिखाएंगे कि हाँ नीचे की तरफ वो पुल कर रहा है उसको। ठीक है, और बाकी अभी टेंशन के बारे में और जानेंगे कि एक रस्सी होगी तो एक टेंशन होगा, बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी नॉर्मल नॉर्मल डेफिनेशन समझो। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के अंदर लगता है, ध्यान रखना, ये पुलिंग फोर्स है, इतना सा जरूर ध्यान रखना। ओके, चलो अभी देखते हैं हम एफबीडी बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम। वो जो टेंशन वगैरह वो सारे है ना, उनको वापस समझाएंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे और भी डिटेल से। अभी सिंपल सिंपल समझो, एफबीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान रखना, एफ बी डी, बताया ना, एफ बी डी, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। कोई भी बॉडी होगी, ठीक है, कहीं पे भी रखी हुई है, तो उसको आप फ्रीली उसका एक अलग डायग्राम निकालो, जो भी मास है उसको अलग देखो, और उस पर जितने भी फोर्सेज है ना, जितने भी लग रहे हैं, स्प्रिंग हो, ग्रेविटेशनल हो, या कोई और इलेक्ट्रोस्टेट हो, कोई सा फोर्स लग रहा हो, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, जो भी है, सारे के सारे फोर्सेज उस पर रिप्रेजेंट कर दो, और नहीं दे रखे हैं तो जो लग रहे हैं सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, खुद के मन से नहीं करना, मतलब एक्स्ट्रा मत लगा देना। ठीक है, चलो लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है आपको इस ए डायग्राम में, दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है, सरफेस पे, और यहाँ पे एक इधर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये अलग से फोर्स लगा रहे हैं हम, इसको पुल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो अब होगा क्या कि ये मान लो ये चल रहा होगा, तो अब इसकी एफबीडी बनाने का मतलब है कि आपको दिख रहे हैं दो मास दिख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल, एक तो ये मास दिख रहा है और एक छोटा वाला मास दिख रहा है ना, तो मैं अलग अलग बनाता हूं, इस मास को आप अलग से साइड में निकालो, ठीक है, और इस पे क्या करो, सारे के सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दो। कैसे करोगे, ये तो एक्सटर्नल फोर्स था आपका, बिल्कुल, अब देखो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट थे आपके, इन दोनों के बीच में है ना कांटेक्ट फोर्स है, देखो दोनों सरफेस टच हो रही है ऐसे, है ना, तो इसका मतलब ये कैपिटल एम है आपका, ये कैपिटल एम है, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और ये स्मॉल एम है, वो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि दोनों की सरफेस टच है ना, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों सरफेस के बीच में भी ये वाला मास इसके इधर लगा रहा होगा, और ये वाला मास इस पे एक फोर्स इधर लगा रहा होगा, है ना, जिसको N1 बोल दो चाहे से, या फिर F बोल दो, तो ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया, और इधर भी ये उसके बाद में बनाएंगे, पहले इसका एक नॉर्मल फोर्स बना दो। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं हम नॉर्मल, ये लो,
N2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर एक फोर्स लग रहा होगा और उतनी अमाउंट में सेकंड वाले सरफेस पे लग रहा होगा। चलो ठीक है, अब ये सरफेस आपको दिख रही है नीचे, ये नीचे वाली सरफेस, मतलब यहां से एक धरती मतलब सरफेस एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा और इसका खुद का भी वेट है, तो नीचे mg फोर्स भी लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो ये सारे के सारे फोर्सेस इस ब्लॉक पे मैंने शो कर दिए। एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक वेट है mg है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ऊपर की तरफ और एक एक्सटर्नल फोर्स है, बस इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो ये हुआ इसका एफबीडी डायग्राम, समझ गए। दूसरा बॉडी आपका ऐसा है, तो इसके ऊपर अभी एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उसके बाद में तो आपको खुद से बनाना आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे बनाते हैं। अब इस वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, इस वाले ब्लॉक को ये फोर्स थोड़ी चला रहा है, नहीं ये नहीं चला रहा। इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, जो इधर लग रहा है, इसकी वजह से इस पे लग रहा है, बड़े वाले एम की वजह से छोटे वाले एम पर जो लग रहा है वो उसको चला रहा होगा। इसका मतलब वही उसका एक्सटर्नल फोर्स है, बाकी तो कोई हो है ही नहीं। यहाँ पे हम फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं मान रहे, फ्रिक्शन होता है तो वो भी उसको भी लगा देते हम। तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे हम कि ये N2 आपका इसको चला रहा था, तो N2 इधर आया, बाकी कोई और फोर्स नहीं है इधर। तो हाँ बाकी सरफेस है, तो कांटेक्ट में स्मॉल mg नीचे लग रहा होगा, यहाँ पे स्मॉल mg है, ध्यान रखना स्मॉल mg नीचे लग रहा होगा और N3 ऊपर लग रहा होगा, समझ गए। तो N3 ऊपर, N2 इसको ये चला रहा था और mg, इसमें तो तीन ही फोर्स है, तो ये तीनों की तीनों फोर्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए इस पे छोटे वाले ब्लॉक पे। तो इसको कंप्लीट, ये हमने जो भी शो किए ना सारे फोर्सेस, इसको बोलेंगे एफ बी डी बस। और इस एक ब्लॉक पे जो हमने रिप्रेजेंट किया उन सबको क्या बोलेंगे, एफ बी डी। ओके, समझ गए। चलो, तो एफ बी डी में ध्यान रखना वही कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने जो एफ बी डी बनाई है वो सिंपल एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दो। चलिए अब आते हैं, मैं बोला था ना डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे अब कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स को टेंशन को थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि यही थोड़ी ज्यादा लगते हैं हर जगह। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स समझे, दो सरफेसेस के बीच में परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उनके कांटेक्ट से, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। जैसे ये है फोर्स, ये हाथ है मेरा, दूसरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये इसकी सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और किधर लगता है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये फोर्स इस पे लगा रहा है तो इस पे फोर्स इधर लगा, ये वाला फोर्स इस पे लगा रहा है तो इस इधर की डायरेक्शन, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर का होता है, मतलब इसके पार्टिकल चार्ज वगैरह हो सकते हैं, वेव फॉर्म दिखा सकता है ये हमेशा पुशिंग फोर्स होता है, ध्यान रखना, टूवर्ड द बॉडी होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलो, टूवर्ड्स द बॉडी होता है और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना हमेशा सरफेस से। और ऑलवेज किस में रहेंगे, ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में रहेंगे। और ये कभी भी ध्यान रखना, कैन नॉट पुल एनी ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज को पुल कर दिया, मतलब या फिर पुश कर दिया। पुल का मतलब है कि वो उसको चीज को पुल नहीं करके लेके जा रहा होगा। जैसे अभी हम डायग्राम देख रहे थे ना कि इधर फोर्स लग रहा है और इधर भी एक फोर्स लग रहा है, तो वो ध्यान रखना, वो जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस कर रहा होता है, बट ध्यान रखना ये पुल नहीं कर रहा होगा, इसको ध्यान रखना। या मान लो पुल का मतलब यहाँ पे समझो, इससे इससे तो तुम नहीं समझोगे, ऐसे समझो
कि यहाँ पे n लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, तो ऐसा नहीं ये इसको उठा ले जाएगा, ऊपर पुलअप कर लेगा इसको, समझे? ये इसको पुलअप नहीं करेगा। मतलब इसका इफेक्ट इतना ही है, हाँ ये बैलेंस कर सकता है, हाँ ये बता सकता है कि हाँ ये इस सरफेस पे कितना लग रहा है, पुल नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम नहीं करेगा ये, ठीक है। चलो, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये सेल्फ, ये देखो मैंने बोला ना कि ये पुल नहीं करेगा, एडजस्ट करेगा ये, तो ये सेल्फ एडजस्ट करता है, ध्यान रखना नेचर में। और नॉर्मल रिएक्शन नेवर, हाँ ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी अच्छी चीज है, ध्यान रखना एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। एन इक्वल टू 0 का मतलब है कि बॉडी आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ये कई क्वेश्चनों में कई जगह काम आती है। एन की वैल्यू 0 बहुत जगह करेंगे हम बाद में भी। तो एन 0 का मतलब हमेशा समझ जाना कि दोनों बॉडीज के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। कई बार आएगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बताओ जस्ट लिफ्ट किया है या जस्ट ऐसे चीजों को उठा दिया है या जस्ट सरफेस को छोड़ा ही है, तो उसी टाइम एग्जैक्ट जस्ट जब आएगा ना वो ऐसा बोलेगा, जब ये वाली कंडीशन ही यूज करनी है आपको, एन की वैल्यू 0 कर देना है वहां पे, ठीक है। और या फिर ये एन की वैल्यू 0 का मतलब है बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट बट नॉट पुशिंग ईच अदर, जो अभी दोनों सरफेस के से बीच में लगी हुई थी, ठीक है। चलो, जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो कुछ एग्जांपल्स है इसके, फटाफट फटाफट देखो तारा। तो इनमें नॉर्मल रिएक्शन बताना है हमें, ठीक है। जैसे इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, या फिर यही ठीक है। तो बताओ, यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है, सभी में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको बताने हैं अलग अलग में, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखो कांटेक्ट कहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे, और यहाँ पे हो रखा है, इसमें यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे हो रखा है, इसमें यहाँ पे हो रखा है और यहाँ पे हो रखा है, दिख रहा है तीनों में, बिल्कुल। तो आप इनके क्या नॉर्मल रिएक्शन बता सकते हो। देखो ये कांटेक्ट है, ये आपका कांटेक्ट फोर्स है यहाँ पे, ये कांटेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी के थ्रू कैसे जाएगा, सरफेस के थ्रू कैसे जाएगा। तो ध्यान रखना कभी भी आपको यदि नॉर्मल बनाना, ये भी चीज ध्यान रखना, कभी भी कर्विक बॉडी हो या कोई ऐसे सर्कुलर बॉडी हो या फिर स्पेरिकल बॉडी हो, तो उसमें जो आप टेंजेंट खींचते हो ना, तो टेंजेंट और टेंजेंट के थ्रू नॉर्मल जब जाता है ना, तो उसके सेंटर से पास होके जाता है, ध्यान रखना। आपने 9th क्लास या फिर 10th क्लास में कहीं थ्योरम पढ़े होंगे कि सर्किल से जो टेंजेंट जाती है, सर्किल की टेंजेंट खींचते हो तो उसके परपेंडिकुलर जो होती है वो रेडियस ही होती है, मतलब रेडियस और नॉर्मल उसका टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी कर्वेचर बॉडी या फिर सर्कुलर बॉडी, कोई भी स्पेरिकल बॉडी का नॉर्मल बनाना है तो उसके सेंटर से पास कर देना नॉर्मल को, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल बन गया ये देखो, ठीक है। ये नॉर्मल इसके सेंटर से पास जाएगा तो इसका नॉर्मल n1 आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी कांटेक्ट में नीचे, तो ये भी यहाँ पे भी एक नॉर्मल बन जाएगा इसका n2, समझ गए ना, ऐसे, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, इसमें भी नॉर्मल कैसे बनेगा, ये सेंटर से पास हो गया और इधर भी यहाँ पे कांटेक्ट में, तो इधर से भी नॉर्मल बन जाएगा, है ना। इसमें बताओ, इसमें एकदम जस्ट टच हो रखा है बट है तो कांटेक्ट ही ना, तो इसका नॉर्मल इधर से पास हो रहा होगा ऐसे, ठीक है, और इसका नॉर्मल ऐसे पास हो रहा होगा, समझ गए, है ना। तो ऐसे आप नॉर्मल बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, अब देखते हैं हम थोड़ा सा नॉर्मल और वेट से रिलेटेड, वेट के बारे में बता चुका हूँ। अब इसमें ना एफबीडी वगैरह बनाना सीखते हैं, फिर इनकी मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा आपको डायरेक्ट, ठीक है। बट अभी मान लो दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में है, तो इनके लिए आप
पहले तो एफबीडी बनाना है, दूसरा इक्वेशन बनाना है और तीसरा इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 स्टेप्स होती है। पहले एफबीडी बनाओ, सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करो, देन उसके बाद में आप इस पे इक्वेशन बनाओ, जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट है सबकी इक्वेशन बनेगी, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करो। और कई बार हमें ये पता करना होता है कि बताओ नॉर्मल क्या है या फिर एक्सेलरेशन वगैरह क्या है, उनके बीच में कुछ भी पूछ रहा होता है आपसे। तो लाइक इसके लिए तुम एफबीडी बनाओगे तो देखो, बाद में तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा आपको। तो देखो फटाफट फटाफट मैं बना देता हूं। इधर फोर्स लगा, ये m1 है, नीचे mg लग रहा है, m1g जो भी है, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा इसमें, है ना, n1, और इधर मान लो n2 लग रहा है। ठीक, दूसरी वाली बॉडी है, उसके लिए क्या लिखोगे, उसमें भी इतना ही फोर्स लग रहा होगा जितना इधर लगा है, तो इधर भी n2 लग रहा है, m2 इसका मास है और n3 इसका ऊपर की तरफ फोर्स है और नीचे mg है। m2g है। ठीक, बाकी और कुछ भी नहीं है। ऐसे हैं दोनों, दो एफबीडी बन गई। अब बताओ, अब तुम्हें लाइक इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन ध्यान रखना, यदि इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से सुनना, अभी बाकी आगे भी देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। यदि इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा एफ एक्स जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए लिखोगे तुम। बट ये कब, जब मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में है तो ये लिखोगे तुम। अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन रेस्ट में है, तो आप सिग्मा एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। मतलब जितने भी फोर्सेस है ना उनको आप लिख दो इक्वल टू में 0 विथ डायरेक्शन। ध्यान रखना, ये तुम दोनों के लिए लिख सकते हो, मोशन में है, रेस्ट में है, और विथ डायरेक्शन। ध्यान रखना, डायरेक्शन मत भूलना कि ये आपको इक्वेशन लिखनी है विथ डायरेक्शन। समझ गए? अब बताओ ये क्या चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे चल रहा होगा, ये फोर्स लग रहा है तो, है ना। तो ये काम करना है आपको पहली बात तो। अब बताओ, मान लो ये अभी रुका हुआ है, ऐसे मान लेते हैं एक बार, या फिर है ना ऐसे चल रहा है, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, मान लो चल रहा है तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का ए एक्सेलरेशन रहा होगा, तो कॉमन ए एक्सेलरेशन से चलेगा ये कंप्लीटली, है ना। मतलब इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है हमारे पास। तो आप है ना इसकी जब एफबीडी बनाओगे या फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से समझना, इसके लिए आपको अलग इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी और इसके लिए आपको अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। चल रहा किधर है, इस डायरेक्शन में, तो ए एक्सेलरेशन है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में तो नहीं चल रहा ना, तो जिस अब ये डायरेक्शन के साथ भी लिखना है, ध्यान रखना, मतलब एक्स के लिए भी लिखना है ऐसे, ऐसे वाई के लिए लिखना है, ऐसे ही जेड के लिए लिखना है। तो जेड में तो कुछ हो रहा नहीं है, वाई में भी कुछ नहीं हो रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ किस में चल रहा है, वो एक्स में चल रहा है। तो वाई के लिए तो सिर्फ तुम ये रखोगे कि रेस्ट में है वाई डायरेक्शन में, तो और एक्स में चल रहा है तो एफ इक्वल टू एम ए लिखोगे तुम। कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी से तुम ऐसे लिख सकते हो कि इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से ये मूव हो रहा है, ठीक है। इसका बना रहा हूं मैं, ठीक है, जिसको मैंने ब्लॉक किया है। इसके लिए मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं, ठीक। अब देखो इधर, तो अब देखो इसमें थोड़ी देर के लिए समझो ढंग से कि ए एक्सेलरेशन से आगे बॉडी जा रही है। तो ये बताओ मेरे को एक्स डायरेक्शन में, ऐसे ही तो जा रहा था ना ये, तो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में मोशन है इसका, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, एम इंटू ए, ठीक है, जो भी मास है, तो सिग्मा एफ एक्स। अब बताओ एक्स डायरेक्शन में अब बड़ा फोर्स कौन सा है, n2 है या f है, मोशन किधर हो रहा है, f की डायरेक्शन में, इधर हो रहा है, मतलब इधर हो रहा है, इधर फोर्स, इधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा हुआ है, F, और अपोज कौन कर रहा है, N2।
मतलब ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है मोशन कराने में और ये अपोज कर रहा है और चल इधर ही रहा है वो, समझे कुछ? ठीक है, तो आप छोटी सी बेसिक चीज समझो कि वो आप ऐसे लिख सकते हो F माइनस N2, इसके अलावा x डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, बस यही है, बस इक्वल टू क्या लिखोगे, कौन सा ये मास है m1 है और a एक्सेलरेशन, तो एक इक्वेशन तुमने यहां से बना दिया था। ठीक, दूसरी इक्वेशन बनाओगे, देखो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, एक इक्वेशन तो ये बना दिया, अब दूसरी y डायरेक्शन में देखो, ये x के लिए मैंने किया है, ठीक, अब फॉर y डायरेक्शन के लिए करते हैं हम, तो देखो क्या लिखोगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू, क्या एम ए लिखूंगा, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि y डायरेक्शन में तो मोशन ही नहीं है, वो तो इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक, ये बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान रखना, मुझे पता है कई लोगों को आता होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सर n1 इक्वल टू mg हो गया, बट कैसे हुआ वो चीजें समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, देखो यहाँ पे भी डायरेक्शन के साथ लिखा था मैंने ये, कि मैंने x पॉजिटिव x डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था ना, इसको मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो n2 आपका नेगेटिव में लग रहा था, इसलिए f पॉजिटिव n2 नेगेटिव इक्वल टू ma लिख दिया हमने। अब बताओ, इसमें बताओ n1 को क्या मानो तुम, पॉजिटिव मान लो, ऊपर की डायरेक्शन में, y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अब हम, तो मान लो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, तो क्या लिखोगे, n1 पॉजिटिव और mg नेगेटिव, तो इसमें लिखोगे आप कि सर n1 पॉजिटिव माना माइनस mg लिखा इक्वल टू 0 था इक्विलिब्रियम में, तो यहां से समझ में आ रहा है सर कि n1 mg की वैल्यू के बराबर हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, समझे? एक इक्वेशन आपकी पहले आ गई थी, दूसरी इक्वेशन अब आ गई है, समझ गए, एक एफबीडी से। अब मैं बात करता हूं इस एफबीडी की, अब मैं बात करता हूं इस एफबीडी की, ठीक, अब इसके लिए बताओ, सेकंड के लिए बताओ, इसके लिए भी बताओ कैसे जा रहा है, ये जा रहा तो इसी डायरेक्शन में अभी भी, और वही ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स डायरेक्शन में क्या है बताओ, वापस रेस्ट चल रहा तो एक्स में ही ना, तो 4x के लिए क्या करोगे बताओ, आप लिखोगे सर n2 बस एक n2 ही है इसमें, तो और कोई फोर्स ही नहीं है ना, तो कोई फोर्स नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप n2 लिखोगे इक्वल टू m इंटू m, कौन सा m2 और a एक्सेलरेशन, तो x डायरेक्शन के लिए आपने इक्वेशन लगाया, क्योंकि आपको पता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए लिखना है, क्योंकि मोशन में है x डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई, ये थर्ड इक्वेशन बन गई आपकी, और एक और बना दो y डायरेक्शन के लिए, अब 4y के लिए क्या लिखोगे बताओ, बताओ 4y के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे तुम, कि सर y डायरेक्शन में, अब y डायरेक्शन में देखो ढंग से, y डायरेक्शन में कितना दिख रहा है तुम्हें, y डायरेक्शन में दिख रहा है सर n3 ऊपर है और m2g नीचे है, तो आप डायरेक्ट y डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकते हो क्या, कि सर n3 माइनस m2g इक्वल टू 0, क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, पता है ना ये चीज, इधर समझो, फॉर वाई सिग्मा एफ वाई उसी की तरह कर रहे हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे हम, है ना, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, एफ वाई, अब बताओ वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में n3 ऊपर की तरफ है, ऐसे माना है ना उसका एफबीडी में, n3 ऊपर और m2g नीचे, तो आप लिखोगे n3 माइनस m2g इक्वल टू 0, दैट्स मीन n3 इक्वल टू आप लिख सकते हो m2g इक्वल्स, ऐसे लिख सकते हो,
ये देखो, समझे? ऐसे लिख सकते हो y डायरेक्शन के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर 4 था ये आपकी तरह से। तो ये होता है एफबीडी बनाना एंड इक्वेशन बनाना। ये समझो, थोड़ा समझ गए? हमने क्या क्या किया देखो, हमने किया, देखो मैंने अपना बता देता हूं एक बार थोड़ा। सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो डायग्राम था इससे दो एफबीडी बनाई हमने। तो एफबीडी फर्स्ट और एफबीडी सेकंड, दो एफबीडी बनाई। इस पे जितने भी फोर्सेस थे उनको रिप्रेजेंट किया हमने कि एफ इधर लग रहा है, N2 इधर लग रहा है, N1 इधर लग रहा है ना, mg नीचे लग रहा है। अब ये मोशन किस में था इसका, सिर्फ x डायरेक्शन में। तो हमने a एक्सेलरेशन माना, पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन a मान रखे हैं। वो एक्सेलरेशन ही पूछ रहा होता है कि किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो आप a रिप्रेजेंट किया हमने x डायरेक्शन में। अच्छा, y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं था, है ना। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये चीज आप ध्यान रखना है कि यदि मोशन में है तो सिग्मा एफ एक्स मतलब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू एम ए लिखना है, और रेस्ट पे है या इक्विलिब्रियम पे है तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 0। चल ही नहीं रहा तो एक्सेलरेट ही नहीं है, तो फोर्स भी नहीं होगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये चीज आपको लगाना है, बस मोशन में है या नहीं है। मोशन में है तो एम ए लिखो, नहीं है तो 0 लिखो। फिर उसके बाद में फर्स्ट एफबीडी पकड़ते हैं हम, क्योंकि हमें पता है एक्स डायरेक्शन में मोशन है। तो मोशन कौन करा रहा है, फोर्स। ये N2 क्या कर रहा है, अपोज। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस N2 लिखा हमने, M1A लिख दिया हमने। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि मोशन था। y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो सिग्मा एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब सिग्मा ऊपर की डायरेक्शन में क्या था, N1, और नीचे क्या था, mg। तो आपने लिखा n माइनस एम जी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो। ऐसे ही सिमिलर सेकंड एफबीडी में हम करेंगे। अब सेकंड एफबीडी में सिर्फ N2 ही इसको चला रहा है और कोई चला ही नहीं रहा, तो x डायरेक्शन में सिर्फ N2 है। तो x के लिए मैंने क्या लिखा, x के लिए लिखा मैंने सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए, क्योंकि मोशन में है ना। तो N2 ही चला रहा है, N2 इक्वल टू M2A लिख दिया हमने, थर्ड इक्वेशन बन गया। फॉर y डायरेक्शन, y डायरेक्शन के लिए देखो y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो इक्वल टू 0 लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो N3 को बड़ा माना, N3 को पॉजिटिव माना, N3 माइनस M2G इक्वल टू 0। तो N3 इक्वल टू mg। अब कई बार बच्चे पता है क्या होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं N3 इक्वल टू सर mg। अरे वो लिखा तो है, क्यों लिखा है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, मतलब ये इधर के फोर्स बराबर हो जाते हैं, और इसमें भी N1 mg के बराबर हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे टाइम इसलिए लिया ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ओके, समझ गए, यहां तक समझ गए ना। तो ये एफबीडी बनाना होता है ऐसे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है आपको, चलो सॉल्व भी कर ही देते हैं आज, ठीक है। चलो मैं 1 मिनट सॉल्व करके तुम्हें बताता हूं। तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को देखो, तो f माइनस N2 इक्वल टू M1A, और वहां पे लिखा हुआ है N2 इक्वल टू M2A। क्या N2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो आप लिखोगे f माइनस M2A इक्वल टू M1A। ये M2 उधर गया तो f इक्वल टू M1A प्लस M2A। यहाँ पे A कॉमन लो तो क्या लिखोगे, A M1 प्लस M2 इक्वल टू F। इस इक्वेशन में A कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, A कॉमन ले लिया, A कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें A कॉमन ले लिया तो A क्या आ गया, F अपॉन M1 प्लस M2। समझ गए क्या, ठीक है, समझ गए। और इसके बाद में इधर देखो, ये तो आपका एक्सेलरेशन आ गया, तो वो एक्सेलरेशन के बारे में बात करता है। एक आपको ये पूछ सकता है, बताओ N2 की वैल्यू कितनी हुई, तो N2 निकालने के लिए बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करोगे। या तो ये यूज करना पड़ेगा आपको, बट इसमें N2 की A की वैल्यू रख के बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे बेस्ट है छोटी इक्वेशन यूज करो। छोटी इक्वेशन देखो यहाँ पे दिख रही है ना आपको, N2 इक्वल टू M2A, है ना। तो M2, तो A की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, अभी अभी जो निकल के आई है। तो बताओ क्या M2 आप ऐसे लिख दोगे कि वहां पे लिखा हुआ है
M2A, और A आप कैलकुलेट कर चुके हो, M2A आप कैलकुलेट कर चुके हो। देखो क्या लिखोगे, M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2, समझ गए। तो ये आपका N2 आ गया है, उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स जो दोनों बराबर है। बाकी ऑलरेडी आप N3 और ये लिख चुके थे, पता है ना, ये ऊपर जो भी नॉर्मल आ रहे थे ना, इनकी वैल्यूज आप लिख चुके हो, पता है ना कहाँ पे। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये भी इसका सॉल्यूशन ही है, और फोर्थ इक्वेशन ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब आप N3 N1 और N3 आप लिख चुके हो ऑलरेडी। वो कितना था, M2G था, और ये कितना था, M1G था। तो ये ऑलरेडी ये आपके आंसर्स आ चुके थे। तो ऐसे सारे कंप्लीट हमने आंसर निकाल लिए। देखो अब इधर एक्सेलरेशन निकाला हमने, N2 निकाला हमने, N1 निकाला हमने, N3 निकाला। ओके, तो ऐसे सारे के सारे निकाल चुके हैं हम इस एक में। तो ऐसे आपको एफबीडी बनानी है, इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में इनको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ये इसका प्रोसेस है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मेरा हो गया टाइम, अभी मैं यहीं पे रोकता हूँ। इसकी मैं, ये तो पूरे एनालिसिस थी, इसकी मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको, जो जल्दी से, इतनी ज्यादा लेंथी नहीं करना पड़ेगा आपको। बट ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना आना चाहिए पहले, ठीक है। फिर हम अभी जैसे ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ इस बार, है ना, ये होमवर्क आपके लिए, ये तीन ऑब्जेक्ट है, इनके लिए आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, और वो तीनों के लिए एफबीडी बनाना है आपको, ठीक है। तो ये मैं अगली क्लास में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और फिर शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे इसकी। ओके, जब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो।